गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं केएस मुरारी यूट्यूब चैनल केएस मुरारी जीएस पर आप सबों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में बायोलॉजी में एक नए अध्याय के साथ, जबकि पिछले वीडियो में हम आप लोगों के साथ साइटोलॉजी में था और साइटोलॉजी यानी सेल के विज्ञान के यानी कोशिका विज्ञान के तहत हम लोग न्यूक्लियस की भी चर्चा कर रहे थे और न्यूक्लियस का ही एक अगले वीडियो के रूप में डीएनए, जैसा कि मैंने पिछले प्लेलिस्ट में दिखाया था कि न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिन नेटवर्क है, उस क्रोमेटिन नेटवर्क जब सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन होने के बाद जो क्रोमोजोम मेटाफेज में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, वो क्रोमोजोम के ऊपर ही डीएनए स्थित रहता है। जो डीएनए का महत्वपूर्ण डीएनए जो है जो क्रोमोजोम का एक महत्वपूर्ण घटक है। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग डीएनए पर बात करेंगे। डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए के इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहें और इस वीडियो को पसंद आने पर आप एक बार दिल से लाइक करते हुए, कमेंट करते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आप लिंक को अधिक से अधिक शेयर करें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद होगा। चलिए डीएनए की बात करता हूं। डीएनए, जैसा कि मैंने पहले लिख दिया कि डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए जो है ये आनुवंशिक सूचनाओं का वाहक है, जेनेटिकली इंफॉर्मेशन को कैरी करता है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। यानी डीएनए जो है आनुवंशिक सूचनाओं का वाहक है, आनुवंशिक सूचनाओं का वाहक है। इंफॉर्मेशन, जेनेटिकली इंफॉर्मेशन को कैरी करता है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ये डीएनए। और डीएनए जो है ये क्रोमोजोम का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। डीएनए क्रोमोजोम का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। डीएनए क्रोमोजोम का सबसे महत्वपूर्ण घटक है, इसलिए इसकी संरचना को समझना कहीं अधिक आवश्यक है। डीएनए की खोज सबसे पहले फ्रेडरिक मिशर ने किया था। डीएनए की खोज, प्रश्न अक्सर पूछता है डीएनए की खोज किसने किया है? खोज फ्रेडरिक मिशर ने किया था। फ्रेडरिक मिशर ने किया था। डीएनए इन्वेंट बाय फ्रेडरिक मिशर। इन्होंने 1869 ईस्वी में सबसे पहले देखा था पस जो होता है पीव में WBC यानी ल्यूकोसाइट इन पस से डीएनए को सबसे पहले अलग किया था और उसमें देखा कि उसमें फॉस्फेट की मात्रा अधिक है। तो इस ने WBC यानी पीव जो होता है पस, तो पस का जो ल्यूकोसाइट्स इन पस से डीएनए को सबसे पहले अलग किया और इसमें फॉस्फेट की मात्रा अधिक देखी थी। फॉस्फेट की अधिक मात्रा ल्यूकोसाइट इन पस, जो पीव होता है उस पीव में जो श्वेत रक्ताणु था उसी में सबसे पहले डीएनए को अलग करके देखा गया था, जिसमें देखा गया कि फॉस्फेट की मात्रा अधिक है। इसलिए इस नाभिकीय संरचना की प्रकृति ये न्यूक्लियस में पाया जाता है, तो इसलिए नाभिकीय संरचना या केंद्रीय संरचना, नाभिकीय संरचना की प्रकृति अम्लीय होने के कारण
प्रकृति अम्लीय होने के कारण इसका नाम न्यूक्लियॉन रखा था। इसका नाम न्यूक्लियॉन रखा था, न्यूक्लियॉन। फ्रेडरिक महोदय ने फ्रेडरिक विसर ने जब पीव के श्वेत रक्ताणु में फॉस्फेट को अलग किया था, उसमें देखा था कि फॉस्फेट की मात्रा सबसे अधिक है और इसकी जो प्रकृति है वो ल्यूकोसाइटिक पक्ष में जो फॉस्फेट की मात्रा अधिक है और इसके नाभिकीय संरचना की प्रकृति जो है सो एसिडिक था, इसलिए इसका नाम न्यूक्लियॉन रखा था। डीएनए एक लार्ज मॉलिक्यूलर है, यानी डीएनए एक बृहद अणु है। डीएनए एक बृहद, एक बड़ा अणु है, एक बृहद अणु है जिसमें बड़ी संख्या में न्यूक्लियोटाइड्स की इकाइयां पाई जाती हैं, जिसमें बड़ी संख्या में न्यूक्लियोटाइड्स उपस्थित होती है। न्यूक्लियोटाइड्स, और ये न्यूक्लियोटाइड्स जो होता है बेसिक बिल्डिंग ऑफ डीएनए एंड आरएनए होता है। न्यूक्लियोटाइड्स बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक of DNA and RNA. Basic building block of DNA and RNA। और इस बेसिक बिल्डिंग में सबसे कम मात्रा में हाइड्रोजन, उससे अधिक मात्रा में फिर ऑक्सीजन, उससे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन, उससे अधिक मात्रा में कार्बन और उसके सबसे अधिक मात्रा में फॉस्फेट उपस्थित रहता है। इस न्यूक्लियोटाइड्स में बेसिकली इसमें जो है हाइड्रोजन, फिर उससे अधिक की मात्रा में ऑक्सीजन O2, फिर उससे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन, फिर उससे अधिक मात्रा में CO2 या केवल कार्बन और फिर सबसे अधिक मात्रा में फॉस्फेट रहता है। तो ये बढ़ते क्रम में सबसे अधिक मात्रा में जो है सो ये फॉस्फेट उपस्थित रहता है। इसलिए डीएनए को, यानी बहुत ज्यादा मात्रा में न्यूक्लियोटाइड्स की उपस्थिति रहता है डीएनए में, इसलिए डीएनए को पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स भी कहा जाता है। इसलिए डीएनए को पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है। यानी बहुन्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है। रासायनिक रूप से डीएनए के 3 महत्वपूर्ण घटक होते हैं। अब उसको हम लोग देखते हैं केमिकल व्यू से, इसको जो मेजर कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए है उसको हम लोग देखते हैं। रासायनिक रूप से डीएनए का 3 महत्वपूर्ण घटक हैं। रासायनिक रूप से डीएनए के 3 महत्वपूर्ण घटक होते हैं। 3 महत्वपूर्ण घटक, 3 मेजर कंपोनेंट ऑफ केमिकल ऑफ डीएनए, बेसिक ऑफ
केमिकल रिएक्शन। नंबर 1, नाइट्रोजनस बेसिस, नाइट्रोजन धारी क्षार, नाइट्रोजन धारी क्षार यानी नाइट्रोजनस बेसिस। नंबर 2, शर्करा यानी पेंटोस डीऑक्सी राइबोज शुगर, शर्करा यानी पेंटोस डीऑक्सी राइबोज, पेंटोस डीऑक्सी राइबोज शुगर। डीऑक्सीराइबोज शुगर यानी C5H10NO4, C5H10O4। एंड थर्ड, फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप यानी फॉस्फेट समूह। ये 3, और इस 3 में जो ये नाइट्रोजनस बेस है, इस नाइट्रोजनस बेस में प्यूरिन एंड पायरिमिडिन उपस्थित रहता है। नाइट्रोजनस बेस जो रासायनिक रूप से डीएनए का महत्वपूर्ण घटक है, इसमें प्यूरिन एंड पायरिमिडिन, प्यूरिन एंड पायरिमिडिन। इस प्यूरिन एंड पायरिमिडिन को भी, इसमें भी 2 रासायनिक रूप से 2 कंपोनेंट उपस्थित होता है। एक एडेनिन एंड अदर गुआनिन, सेकेंड गुआनिन। एंड पायरिमिडिन में भी 2 केमिकल रूप से कंपोनेंट है, जो साइटोसिन एंड थायमिन है, यानी थायमिन एंड साइटोसिन। ये 2 पायरिमिडिन का केमिकल कंपोनेंट है और 2 एडेनिन एंड गुआनिन प्यूरिन का। और यही जो पेयर बनता है, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर या डबल डीएनए का जो डबल मॉडल है, उस पर मैं भी चर्चा करूंगा। ये दोनों जोड़ी में रहता है। ए का कॉम्बिनेशन यानी प्यूरिन का एडेनिन का कॉम्बिनेशन यानी बॉन्ड थायमिन के साथ, और गुआनिन का जो बॉन्ड है वो साइटोसिन, यानी प्यूरिन का एडेनिन पायरिमिडिन के थायमिन के साथ बॉन्ड बनाता है, और गुआनिन का प्यूरिन का जो गुआनिन है वो पायरिमिडिन के साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाता है। यानी ए का जोड़ा टी के साथ, इसको इस तरह से कह सकते हैं, ए का जोड़ा टी के साथ और जी का जोड़ा सी के साथ, सी के साथ ATGC इसके साथ बनाता है, और इसके बीच ही जो है कंप्लीटली बॉन्ड बनता है, जिसकी चर्चा मैं अभी करूंगा। और इस पर बात करता हूं कि डीएनए का जो संरचना है, इस डीएनए की संरचना के बारे में सबसे पहले वाटसन एंड क्रिक, जेडी वाटसन एंड FH क्रिक्स महोदय ने सबसे पहले इस संरचना के बारे में रहस्योद्घाटन किया था। इसलिए इस मॉडल को जो है सो वाटसन एंड क्रिक्स मॉडल भी कहा जाता है। वाटसन एंड क्रिक्स मॉडल, वाटसन एंड क्रिक्स मॉडल, इसको मैं फिर वापस आऊंगा।
प्रश्न पूछता है कि डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया, तो वाटसन एंड क्रिक्स ने। जबकि कहेगा डीएनए की खोज किसने किया, तो फ्रेडरिक मिशर ने किया। ये प्रश्न यूपीएससी में अक्सर पूछता और अक्सर लोग कंफ्यूज कर देता। लास्ट कुछ साल पहले के क्वेश्चन में भी ये प्रश्न पूछा था कि डीएनए की खोज किसने किया, तो मैक्सिमम स्टूडेंट गलत कर रहे थे और सब वाटसन एंड क्रिक्स पर आंसर दे रहा था, जबकि सही आंसर इसका फ्रेडरिक मिशर होना चाहिए, और हुआ भी। यूपीएससी भी अपना आंसर की दिया था तो उसने। चलिए, तो इसकी संरचना के बारे में बात करते हैं। तो वाटसन एंड क्रिक्स, वाटसन एंड क्रिक्स ने सबसे पहले वाटसन एंड क्रिक्स ने सबसे पहले डीएनए की संरचना के बारे में रहस्योद्घाटन किया है। डीएनए की संरचना का रहस्योद्घाटन किया। रहस्योद्घाटन किया, इसलिए 1953 ईस्वी में जो है सो वाटसन ने सबसे पहले ये मॉडल दिया था 1953 ईस्वी में, वाटसन एंड क्रिक्स ने। और बाद में 11 साल के बाद 1962 ईस्वी में, सॉरी 9 साल के बाद 1962 ईस्वी में जो है सो इन दोनों को जो है सो नोबेल प्राइज भी मिला था साइंस मेडिसिन के क्षेत्र में। तो ये, और इन्होंने जो कहा है कि डीएनए की संरचना जो है द्विकुंडली है ना, द्विकुंडलित संरचना है, ये डबल हेलिकल। वाटसन क्रिक्स ने द्विकुंडली संरचना प्रस्तुत किया, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मॉडल, यानी डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ये वाटसन एंड क्रिक्स ने प्रस्तुत किया। प्रश्न पूछेगा कि डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर किसने प्रस्तुत किया है, तो वाटसन एंड क्रिक्स महोदय ने प्रस्तुत किया। इसमें जो बताया गया है वाटसन एंड क्रिक्स महोदय के द्वारा कि डीएनए का जो अणु है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। डीएनए अणु 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। दो न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है, जो एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का निर्माण करता है, जो एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का निर्माण करता है। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। डीएनए का अणु जो होता है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है, जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का निर्माण करता है। और प्रत्येक कुंडली यानी प्रत्येक हेलिकल एक चक्रीय की लंबाई जो होता है वो 3.4 एंगस्ट्रम के समान होता है। ठीक, और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स चेन में शुगर और फॉस्फेट का बॉन्ड बना हुआ रहता है, और यह जो बॉन्ड बना रहता है वह O2 बॉन्ड बना रहता है। तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि प्यूरिन, मैं एक बार फिर से यहां दे देता हूं कि ATGC यानी एडेनिन, प्यूरिन का एडेनिन और पायरिमिडिन का थायमिन, फिर प्यूरिन का गुआनिन और पायरिमिडिन का साइटोसिन। तो इसका A के साथ T के साथ बॉन्ड, ये A है, ये T है, यानी ये A और ये T का साथ बॉन्ड बनाता है T।
यानी ये टी, फिर ये जी, ये सी, नीचे वाला सी, फिर ए, फिर टी, फिर जी, सी, इस तरह से ए टी, जी सी, फिर ए टी, जी सी, यानी एडेनिन और थायमिन का, जैसे एडेनिन और थायमिन का, उसी तरह से गुआनिन और साइटोसिन का, फिर एडेनिन का थायमिन के साथ ये बॉन्ड बना हुआ है, फिर गुआनिन और साइटोसिन के साथ, फिर एडेनिन और थायमिन के साथ, फिर गुआनिन और साइटोसिन के साथ, उसी तरह से ए टी, जी सी, ए टी, जी सी, इस तरह से डबल बॉन्ड बना हुआ आता है और इस दोनों लड़ियों के बीच जो है सो बंद होना, यानी ए टी का ए के साथ टी का बॉन्ड, जी के साथ सी का बॉन्ड, फिर ए के साथ टी का बॉन्ड, जी के साथ सी का बॉन्ड, इस तरह से जो है सो बॉन्ड बंधा हुआ रहता है नाइट्रोजन बेस पर डबल हेलिकल के द्वारा। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड्स में शुगर और पेंटोज की जाती है। अब जैसे इस बीच में शुगर, फिर पेंटोज, फिर शुगर, फिर पेंटो फास्फेट, फिर शुगर, फिर फास्फेट, फिर शुगर, फिर फास्फेट, फिर शुगर, फिर फास्फेट, फिर शुगर, इस तरह से फिर फास्फेट, फिर शुगर, फिर फास्फेट, इस तरह से बना रहता है। शुगर, फास्फेट, फिर शुगर, फास्फेट, फिर शुगर, शुगर तो यहाँ आ ही गया, फिर फास्फेट, फिर शुगर, फिर फास्फेट, फिर शुगर, फिर फास्फेट, फिर शुगर, फिर फास्फेट, इस तरह से ये संरचना बनी रहती है। और यह जो बॉन्ड होता है अलग अलग, तो ये जो बंधा हुआ रहता है ये इसमें ये इनर हो गया या आउटर हो गया, ये जो बॉन्ड बना हुआ रहता है ये O2 बॉन्ड से बना हुआ रहता है। ये हेलिकल जो है यहां से लेकर ये जो डबल हेलिकल है ये O2 बॉन्ड से बंधा रहता है। O2 बॉन्ड यानी ऑक्सीजन के साथ बंधा रहता है, जबकि इस दोनों के साथ जो बंधा रहता है ना, ये दोनों जो बंधा रहता है वो H2 बॉन्ड, H2 बॉन्ड यानी हाइड्रोजन बॉन्ड से बना रहता है, ये डबल हेलिकल जो बना रहता है। तो इस प्रकार की ये जो संरचना है ये डीएनए की संरचना है, और इस एटी और जीसी के बीच जो है वो 3.4 एंगस्ट्रम का डिस्टेंस रहता है, 3.4 एंगस्ट्रम, और इस तरह से लगभग 10 सीढ़ी रहती है। और इस आधार पर जो है सो टोटल देखते हैं तो डीएनए की लंबाई जो है 34 एंगस्ट्रम हो जाता है ना। यानी एक जोड़ी से दूसरे एक जोड़ी के बीच की जो दूरी होती है वह 3.4 एंगस्ट्रम होता है, और टोटल जो है वो 34 एंगस्ट्रम हो जाता है। एक जोड़ी के दो जोड़ी के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रम होता है, यानी कुल लंबाई यानी डीएनए की कुल लंबाई जो है वो 34 एंगस्ट्रम हो जाता है, 34 एंगस्ट्रम हो जाता है। 10 सीढ़ी इस तरह से एक सीढ़ी नुमा संरचना पाई जाती है, और यह 4 नाइट्रोजनधारी बेस होता है। जो यही क्रमबद्धीकरण जो है, इसी क्रमबद्धीकरण जो है ये 4 एटी जीसी और एटी जीसी के साथ जो सेगमेंट पाया जाता है, जो क्रमबद्धीकरण है, इसी कारण से मानव जाति में विविधताएं भी पाई जाती है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि डीएनए जो है वो जेनेटिकली कैरेक्टरिस्टिक को वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में कैरी करता है। इस प्रकार डीएनए आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है, और यह आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है जो
क्रोमोसोम का एक महत्वपूर्ण घटक है। तो इस प्रकार से हम देख लिए कि ये डीएनए की संरचना क्रोमोसोम का एक महत्वपूर्ण घटक है, और ये डीएनए जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में प्यूरिन का ए के साथ, पायरिमिडिन के टी के साथ यानी थायमिन के साथ बॉन्ड बनाता है, और प्यूरिन का जी जो गुआनिन है वो पायरिमिडिन के साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाता है। और इस तरह से ये जो क्रमबद्धीकरण है, इसी कारण से मानव जाति में विविधताएं देखने को मिलती है। और कहा जाता है कि यही आनुवंशिक गुण जो सीढ़ी पर जो पाया जाता है, सीढ़ी यानी लैडर टाइप में जो स्ट्रक्चर है, ये आनुवंशिक सूचना कहलाता है। यही आनुवंशिक सूचना कहलाता है। यहाँ जो रहता है इंफॉर्मेशन, जेनेटिकली इंफॉर्मेशन कहलाता है। और कहा जाता है कि किसी भी दो व्यक्तियों में एक समान गुण नहीं पाया जाता है। हाँ, समजात यदि रहेगा, ट्विंस रहेगा, तब वहां एक समान गुण पाया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हम लोग क्रोमोसोम का एक महत्वपूर्ण घटक डीएनए के बारे में चर्चा किए कि डीएनए की खोज सबसे पहले फ्रेडरिक मिशर ने किया था, जो पस में जो श्वेत रक्ताणु है उससे फॉस्फेट को अलग किया था, और उस फॉस्फेट की मात्रा अधिक होने के कारण और उसकी जो प्रकृति है वो एसिडिक होने के कारण उसे न्यूक्लियन नाम दिया गया। तो इस तरह से, और इसमें ये भी देखे रहिए कि नाइट्रोजन बेस का जो दो प्यूरिन एंड पायरिमिडिन कंपोनेंट होता है, उसी में जो सो एडेनिन और गुआनिन और थायमिन और साइटोसिन जो बेस है वह सभी लेडर पर उपस्थित रहता है। तो आज के वीडियो में आप इस डीएनए को भली भांति अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और मैं आशा करता हूं कि समझ गए होंगे। तो आप इस वीडियो को एक बार लाइक करके कमेंट कर और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और इस लिंक को अधिक से अधिक शेयर करें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद होगा, और आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। अगले फिर मैं बायोलॉजी के और भी सेगमेंट प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद।